जय हिंद साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बिहार पुलिस के लाइव क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार पुलिस एग्ज़ाम को लेकर बहुत ही कम समय बचा हुआ है और अब आपको जो पढ़ना चाहिए वो सिलेक्टेड क्वेश्चन पढ़ना चाहिए। जैसे किसी भी एग्ज़ाम के पहले गेस होता है, गेस पेपर होता है या सिलेक्टेड क्वेश्चन होता है, उसी को सभी लोग पढ़ते हैं। वैसे ही आपका एग्ज़ाम बहुत जल्द शुरू होगा और आपको जो है अब सिलेक्टेड क्वेश्चन यानी VVI जो गेस क्वेश्चन है वो पढ़ना चाहिए कि ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। और इसके पहले हमने हिस्ट्री का जो क्लास कराया है 100 क्वेश्चन का, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। हिस्ट्री वाला 100 क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा, हर शिफ्ट में उस क्लास से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और आज हम लोग पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन करने वाले हैं जो आपके हर शिफ्ट में देखने को मिल जाएगा, चाहे वह शिफ्ट ए हो, शिफ्ट बी हो, चाहे वह 1 अक्टूबर की बात हो, 7 अक्टूबर की बात हो या 15 अक्टूबर की बात हो। जब भी आपका बिहार पुलिस का एग्ज़ाम होगा, बहुत सारे क्वेश्चन जो है आपको यहाँ से देखने को मिल जाएंगे। तो आप सभी जो है जल्दी से जुड़ जाएं। आज का पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के उद्देशिका में 42वें संविधान संशोधन द्वारा निम्न में से कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया? 1 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं। समय आपका ज़्यादा नहीं लूँगा, 5 सेकंड समय है। 5 सेकंड में हर क्वेश्चन का सही आंसर आपको बताना है। तो देखिए, भारतीय संविधान के उद्देशिका में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा गणराज्य शब्द को जोड़ा गया था। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी। ये बिहार मद्य निषेध के एग्ज़ाम में भी पूछा गया है, 8415 के भी एग्ज़ाम में पूछा गया था। तो 2 का सही जवाब बताएं। मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। 61वें संशोधन के द्वारा 61वें संविधान संशोधन के तहत मतदान की जो आयु है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, GST का पूरा अर्थ क्या होता है? तो देखिए, GST का जो लोग फुल फॉर्म नहीं जानते हैं वो लोग जान लीजिए। GST का जो फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सहकारी समितियों के प्रबंधन से संबंधित है? 4 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं। 4 का अगर आप ऑप्शन बी 43 के बी बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। भारतीय संविधान का जो सहकारी समितियों के प्रबंधन से 43 बी जो है संबंधित है। आगे देखिए, नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? 5 नंबर का सही जवाब बताएं। देखिए, उर्जित पटेल जो थे RBI के पहले गवर्नर जनरल थे, वर्तमान में शक्तिकांत दास हैं। समझे कि नहीं? तो ऑप्शन ए होगा नहीं। तो 5 का जो सही जवाब हो जाएगा सुमन बेरी हो जाएंगे। नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष जो है सुमन बेरी हैं। सुमन बेरी यानी 5 का ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, 6 नंबर, निम्न में से कौन सी समिति चुनाव सुधारों से संबंधित नहीं है? 6 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं। सभी क्वेश्चन पॉलिटी के होने वाले हैं और पूरे आपके 100 क्वेश्चन करवाएंगे और 100 में से हर शिफ्ट में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, क्योंकि VVI है, सिलेक्टेड क्वेश्चन। 6 का अगर आप ऑप्शन बी थुंगन समिति बता रहे हैं तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन 7 नंबर देखिए, कौन भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं? जल्दी से 7 का सही जवाब बताएं। कौन भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं? तो आपका जस्टिस उदय उमेश ललित हैं। जस्टिस उदय उमेश ललित जो है भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं, जस्टिस उदय उमेश ललित। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जस्टिस DI चंद्रचूड़ नहीं होंगे। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा देश चतुर्भुज सुरक्षा संवाद, जिसे क्वाड के रूप में भी जाना जाता है, सदस्य नहीं है? तो सबसे पहले क्वाड का कौन सा देश सदस्य है जान लेते हैं। तो आपको बता दें, USA है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है। रूस क्वाड का सदस्य नहीं है। तो रूस इस प्रश्न का आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 8 का अगर आप ऑप्शन सी बता रहे हैं रूस, तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, लोकसभा को भंग कर सकता है? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का क्लास में जो भी क्वेश्चन आप देख रहे हैं सब इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिलेक्टेड क्वेश्चन है। 9 का सही जवाब बताएं।
9 का ऑप्शन है राष्ट्रपति आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। लोकसभा को भंग कर सकता है तो राष्ट्रपति भंग कर सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, पूर्व योजना आयोग कब कहलाता है? पूर्व योजना आयोग कब कहलाता है? तो 10 का अगर आप ऑप्शन है नीति आयोग बता रहे हैं तो बिल्कुल सही जवाब है। जो योजना आयोग था, जो पहले का योजना आयोग था, उसी का नाम बदल के नीति आयोग रख दिया गया। तो अब नीति आयोग के नाम से योजना आयोग को जाना जाता है। 10 का ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मूल अधिकारों के बारे में है? जल्दी से 11 का सही जवाब बताएं। भाग 3 आपका बिल्कुल सही जवाब है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग मूल अधिकारों के बारे में बताता है? तो भाग 3 बताता है। आगे देखिए, सरकारिया आयोग बनाया गया था। 12 का सही जवाब बताएं। सरकारिया आयोग किस लिए बनाया गया था? तो यह केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा करने को, यानी ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब है। सरकारिया जो आयोग है वह केंद्र राज्य संबंधों का समीक्षा करने के लिए बनाया गया था। तो 12 का ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, 13 नंबर राष्ट्रीय मतदाता दिवस की तिथि को मनाया जाता है। तो देखिए, पहले 21 वर्ष मतदान की आयु सीमा थी, लेकिन अब 18 वर्ष कर दी गई है 61वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस की हम लोग बात करें तो यह हर साल 25 जनवरी को मनाया जाता है। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। आगे देखिए, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को उसके पद से हटाया जा सकता है। 14 का सही जवाब बताएं। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को उसके पद से हटाया जा सकता है। 14 का सही जवाब बताएं। तो ऑप्शन है महाभियोग के द्वारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को महाभियोग के द्वारा उनके पद से हटाया जा सकता है। आगे देखिए, भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड है तो बहुत इंपॉर्टेंट है, फटाफट बता। तो कम से कम 35 वर्ष आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए। आगे देखिए, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है? जल्दी से बताएं। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति, तो देखिए राष्ट्रपति की हम लोग बात करें तो आप सभी जानते हैं प्रतिभा पाटिल जो थी वो भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। आगे देखिए, देश की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी? 17 का सही जवाब बताएं। देश की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी? ऑप्शन सी BS रामा देवी बता रहे हैं, तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। लूसेंट का क्वेश्चन है। देश की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो है BS रामा देवी थी। अगला क्वेश्चन देखिए, साम्यवाद सर्वप्रथम प्रयोग किस देश में किया गया? साम्यवाद का सर्वप्रथम प्रयोग किस देश में किया गया? तो इसे रूस में किया गया। तो रूस आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिए, लोकतंत्र में अंतिम सत्ता निहित होती है? जल्दी से बताएं। देखिए 100 क्वेश्चन कराना है और समय भी कम है, इसलिए हम जल्दी करवा रहे हैं और आप लोग बस याद करते जाइए रिवीजन के तौर पर। एक देखिए, क्योंकि ये सब क्वेश्चन पहले के हम प्रैक्टिस सेट में करवा चुके हैं और उसी को हम सब्जेक्ट वाइज बात कर जो है रिवीजन आपको करवा रहे हैं, क्योंकि लास्ट समय में रिवीजन ही होता है। तो देखिए, जनता में, लोकतंत्र में अंतिम सत्ता जो निहित होती है जनता में होती है। आगे देखिए, भारत के CAG नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? 20 का सही जवाब बताएंगे। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। भारत के CAG की नियुक्ति कौन करता है? तो CAG की नियुक्ति की हम लोग बात करें, ये राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, निम्न में कौन भारत के उप प्रधानमंत्री नहीं रहे हैं? तो आप सभी जानते हैं कि जो है HN बहुगुणा, यही भारत के उप प्रधानमंत्री नहीं रहे हैं। HN बहुगुणा जो थे ये आपका भारत के उप प्रधानमंत्री नहीं रहे थे। तो 21 का ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए, संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो आपको बता दें, संसद के संयुक्त अधिवेशन को बुलाता तो राष्ट्रपति है, बुलाता कौन है? प्रेसिडेंट ऑफ भारत, यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है बुलाता है, लेकिन इसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। तो ये दोनों क्वेश्चन अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बहुत बार ये दोनों क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे देखिए, भारत में ऋण के औपचारिक स्रोतों का कार्यप्रणाली का पर्यवेक्षण कौन करता है? तो इसका सही जवाब बताएं। भारत में ऋण के
औपचारिक स्रोतों की कार्यप्रणाली के पर्यवेक्षण कौन करता है? तो ये आपका भारतीय रिजर्व बैंक करता है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। भारत में है, जल्दी से बताएं, भारत में है, ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है। तो भारत में जो है निरंकुश सरकार है, निरंकुश सरकार है, माने किसी सरकार पर अंकुश नहीं है और निरंकुश सरकार है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए, जीडीपी का तात्पर्य होता है 25 का सही जवाब बताएं। जीडीपी का क्या तात्पर्य होता है? तो जीडीपी का जो तात्पर्य होता है सकल घरेलू उत्पाद होता है। सकल घरेलू उत्पाद जो है यह जीडीपी का तात्पर्य होता है। आगे देखिए, देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? फटाफट सही जवाब बताएं। देश का प्रथम नागरिक जो होता है राष्ट्रपति होता है। आगे देखिए, भारत की लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ये आपका मीरा कुमार थी। भारत की लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष मीरा कुमार थी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में कौन से राष्ट्रपति सबसे कम समय के लिए पद पर हैं? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है। डॉक्टर जाकिर हुसैन बिल्कुल सही जवाब है। डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है राष्ट्रपति के पद पर सबसे कम समय रहे। अम्बेडकर जयंती कब मनाई जाती है? 2380 में जो बिहार फायरमैन का एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था, हमें आज भी याद है। ये क्वेश्चन आपके फायरमैन में पूछा गया था। इसका सही जवाब 14 अप्रैल हो जाएगा। अम्बेडकर जयंती कब मनाई जाती है? 14 अप्रैल को मनाई जाती है। आगे देखिए, आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों के परिवर्तन को निलंबित किया जा सकता है। तो इसका सही जवाब बताएं। आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों के परिवर्तन को निलंबित किया जा सकता है, तो ये राष्ट्रपति के द्वारा निलंबित किया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, राज्यसभा के 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं प्रत्येक डैश पश्चात। राज्यसभा के 1/3 सदस्य हैं वो अवकाश ग्रहण करते हैं कितने महीने के कितने वर्ष के बाद? तो आपको बता दें कि 2 वर्ष के बाद जो है 1/3 सदस्य राज्यसभा के रिटायर होते हैं। 2 वर्ष के में हर 2 वर्ष पर राज्यसभा की 1/3 जो सदस्य हैं वो अवकाश ग्रहण करते हैं। आगे देखिए, संपत्ति का अधिकार अब एक है, जल्दी से बताएं। पहले संपत्ति का अधिकार जो था मौलिक अधिकार था, लेकिन संपत्ति का अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया है। तो ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे प्रस्तुत करता है? सभी पॉलिटी के जो है सिलेक्टेड क्वेश्चन है। तो आप लोग से बार बार हम यही कह रहे हैं कि वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा और क्लास को ध्यानपूर्वक देखिएगा। तो 33 का ऑप्शन भी अगर बताना है लोकसभा उपाध्यक्ष, तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र लोकसभा उपाध्यक्ष को देंगे। आगे देखिए, 26 नवंबर को मनाया जाता है। 26 नवंबर को किस रूप में जाना जाता है या मनाया जाता है? तो देखिए 26 नवंबर को, जनवरी नहीं, 26 नवंबर को हर साल राष्ट्रीय विधि दिवस यानी संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 नवंबर को राष्ट्रीय विधि दिवस, ऑप्शन में बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 35 का सही जवाब बताएं। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल होता है तो आपका 5 वर्ष का होता है। आगे देखिए, भारत सरकार का प्रथम लीगल ऑफिसर कौन होता है? भारत सरकार का प्रथम लीगल ऑफिसर ये आपका भारत का महान्यायवादी होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, राजनीतिक दल आवश्यक है। तो देखिए, लोकतंत्र में जो है राजनीतिक दल आवश्यक है, क्योंकि यहाँ बीजेपी है, कांग्रेस है, उसके बाद आरजेडी है, समझे कि नहीं, आप है। तो ये सब दल होना आवश्यक है, क्योंकि बीजेपी वाला अगर काम नहीं करेगा तो हम कांग्रेस को जिताएंगे, और जब कांग्रेस वाला काम नहीं करेगा तो हम बीजेपी को जिताएंगे। इससे जो है सरकार में डर बना रहता है, जिसका भी सरकार हो, और वो काम करवाने के लिए उपेक्षित भी होता है। आगे देखिए, आधुनिक लोकतंत्र को कहा जाता है 38 का सही जवाब बताएं। तो प्रतिनिधित्व लोकतंत्र, आधुनिक लोकतंत्र को प्रतिनिधित्व लोकतंत्र कहा जाता है। आगे देखें, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये आपका न्यूयॉर्क में। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क में स्थित है। ऑप्शन भी बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 40 का सही जवाब बताएं। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी?
तो ये आपका 1993 का बिल्कुल सही जवाब है, 1993। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना 1993 में हुई थी। आगे देखिए, राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया से कौन अपदस्थ कर सकता है? जल्दी से बताएं। राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया से कौन अपदस्थ कर सकता है? तो आपका संसद करता है। राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया से कौन सा अपदस्थ कर सकता है? तो संसद कर सकता है। आगे देखिए, मतदाता सूची को आमतौर पर कहा जाता है। 42 का सही जवाब बताएं। मतदाता सूची को आमतौर पर क्या कहा जाता है? तो वोटर्स लिस्ट, यानी मतदाता सूची को आमतौर पर वोटर लिस्ट ही कहा जाता है, यानी उसका हिंदी जो होगा मतदाता सूची ही होगा। आगे देखिए, राज्यसभा का सभापति अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? राज्यसभा का जो सभापति होता है वो अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो ये आप राष्ट्रपति को देगा, राष्ट्रपति को ये अपना त्यागपत्र देता है। आगे देखिए, भारत में संप्रभु कौन है? भारत में संप्रभु कौन है? ये आपका भारत के लोग हो जाएंगे। भारत में संप्रभु जो है भारत के लोग हैं। आगे देखिए, भारत में बजट निर्माण का कार्य किया जाता है। भारत में बजट निर्माण का काम जो है फाइनेंस मंत्रालय के द्वारा, यानी वित्त मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस न्यायाधीश को जनहित याचिका का प्रवर्तक माना जाता है? तो जस्टिस पीएन भगवती को न्यायाधीश को जनहित याचिका का प्रवर्तक माना जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, कौन सा भारत के राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति का सिद्धांत नहीं है? ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है। कौन से भारत के राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति का सिद्धांत नहीं है? तो इस शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति द्वारा केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह पर किया जाएगा। बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति पुनः प्रमाणों का परीक्षण कर सकता है। ये भी सही है। दया के लिए याचिकाकर्ता को राष्ट्रपति के समक्ष मौखिक सुनवाई का अधिकार है। ये भी सही है। राष्ट्रपति अपने आदेश के लिए कारण देने के लिए बाध्य नहीं है। ये गलत है। ये आपका ऑप्शन डी गलत है कि राष्ट्रपति अपने अध्यादेश के लिए कारण देने के लिए बाध्य नहीं है। वो कारण देंगे कि किस लिए, उसकी तो उनको कारण यह देना पड़ेगा कि उसकी जो सज़ा है वो क्यों माफ़ कर रहे हैं। आगे देखिए, राज्यसभा के सेवानिवृत्त होने वाले सदस्यों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? इसका भी पहले आपको ऑप्शन पढ़ना होगा। देखिए, ऑप्शन ए है कि उनको पुनः मनोनयन नहीं किया जा सकता है। यहाँ देखिए, वे मात्र 2 ही बार पुनः मनोनीत हो सकते हैं। वे पुनः निर्वाचित नहीं हो सकते हैं। उनके कितनी भी बार पुनः मनोनयन हो सकता है। देखिए, राज्यसभा के जो सदस्य हैं जो 2 वर्षों पर 1/3 रिटायर होते रहते हैं, वे कभी भी मनोनीत किए जा सकते हैं। वे मात्र 2 ही बार मनोनीत नहीं किए जा सकते हैं। समझे कि नहीं? उन्हें 2 बार भी राज्यसभा का फिर से सदस्य नहीं बनाया जा सकता। वो कभी भी कितने बार भी 2 बार 3 बार 4 बार जब तक उनका एज रहेगा तब तक वो मनोनीत हो सकते हैं। तो 48 का ऑप्शन भी बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, भारतीय संविधान के निम्न में से कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिक अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सकता है? तो ये आर्टिकल जो है 226 है। आर्टिकल 226 के तहत आप मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए आप न्यायालय में जो है याचिका दायर कर सकते हैं। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा मूल अधिकार आपातकाल के समय भी निलंबित नहीं हो सकता है? तो आपको बता दें, जो हम लोग का जीवन की सुरक्षा का अधिकार है या आपातकाल में भी निलंबित नहीं किया जा सकता है। आगे देखिए, केंद्र सूची के विषयों के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं शक्तियों को कौन विस्तृत कर सकता है? तो इसका सही जवाब संसद हो जाएगा। संसद के मीटिंग के बाद ही सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं शक्तियों को जो है आगे बढ़ाया जा सकता है। आगे देखिए, किस संवैधानिक संशोधन ने अनुच्छेद 14, 19 और 31 के तहत प्रदत्त मूल अधिकारों पर नीति निर्देशक तत्वों को कानूनी वरीयता प्रदान की? तो इसका सही जवाब ऑप्शन हो जाएगा 25वें। आगे देखिए, कौन सा कथन बिहार विधानसभा की लोक लेखा समिति के संबंध में नहीं है? अब देख लीजिए, सही है पूछा जा रहा है, सही है। तो सही कौन सा है? तो अधिकतम संख्या 15 सदस्यों की हो सकती है। ये गलत है। बिहार विधानसभा की लोक लेखा समिति में अधिकतम सदस्य संख्या जो है 15 सदस्यों की नहीं हो सकती है। कार्यकाल 5 वर्ष का होगा, यहाँ ये भी गलत है।
सदस्यों का निर्वाचन प्रत्येक रूप से विधानसभा के सदस्य को द्वारा, बिल्कुल सही है। जो विधान सभा के जो लोक लेखा समिति के जो भी सदस्य होते हैं उनका जो चयन है विधानसभा के सदस्यों के द्वारा ही होता है। आगे देखिए, किस वर्ष में श्री नीतीश कुमार प्रथम बार बिहार के मुख्यमंत्री बने थे? तो ये पलटू चाचा की बात आप लोग याद रखिएगा। ये पलटू चाचा जो है 2000 में सबसे पहले मुख्यमंत्री बने थे। आगे देखिए, नीति आयोग का स्वरूप क्या है? तो नीति आयोग का जो स्वरूप है परामर्शदात्री संस्था है। नीति आयोग का स्वरूप क्या है? परामर्शदात्री संस्था है। आगे देखिए, भारतीय नीति आयोग को प्रधान अध्यक्ष होता है। भारतीय नीति आयोग का प्रधान अध्यक्ष कौन होता है? तो आपके प्रधानमंत्री होते हैं। भारतीय नीति आयोग के प्रधान अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। इसका पुराना नाम जो है योजना आयोग था। आगे देखिए, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति की अनुपस्थिति में सदन की अध्यक्षता कौन करता है? अगर राज्यसभा के अध्यक्ष और उपसभापति दोनों कहीं छुट्टी पर हैं तो उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? तो उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? तो ये उपसभाध्यक्षों के पैनल का कोई एक सदस्य, उपसभा अध्यक्षकों के जो पैनल के सदस्य होते हैं उनमें से कोई एक जो है इसकी अध्यक्षता करेगा। आगे देखिए, अनुच्छेद 249 के अंतर्गत संकल्प पारित करने के लिए राज्यसभा के कितने सदस्यों का समर्थन आवश्यक है? तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत और सदन की कुल सदस्य संख्या का 2/3 बहुमत। आगे देखिए, भारतीय संविधान को संविधान सभा के द्वारा कब अंगीकृत किया गया, माने अपनाया गया? तो अपनाने की बात है तो 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अपनाया गया। आगे देखिए, मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया। 60 का सही जवाब बताएं। मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया तो ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया। आगे देखिए, संघीय मंत्री परिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं। 61 का सही जवाब बताएं। संघीय मंत्री परिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं तो ये आपका राष्ट्रपति के प्रति आपका बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है कि वह, भारत के राष्ट्रपति को इनमें से कौन सा अधिकार नहीं प्राप्त है? तो भारत के जो राष्ट्रपति है क्षमा प्रदान कर सकते हैं, अध्यादेश जारी कर सकते हैं, आपातकाल की घोषणा भी कर सकते हैं, लेकिन न्यायालय के न्यायाधीश को नहीं हटा सकते हैं, क्योंकि महाभियोग के द्वारा ही न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। आगे देखिए, बहुलवादी विचारधारा समर्थन करती है। 63 का सही जवाब बताएं। बहुलवादी विचारधारा समर्थन करती है तो ये वर्ग विहीन और राज्य विहीन समाज का। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस पर भारत का सर्वोच्च न्यायालय अपीलीय क्षेत्राधिकार का उपयोग नहीं करता है? तो देखिए, सैन्य मामलों में जो सैनिक का मामला होता है, सैनिक के मामले में अपील जो होता है उसमें ये जो है भारत का सर्वोच्च न्यायालय क्षेत्राधिकार का अपना उपयोग नहीं करता है, क्योंकि उसका कर्नल जनरल अलग अलग होता है। आगे देखिए, निम्न में से सर्वप्रथम किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है? तो कौन सा वाद था? तो देखिए, ये क्वेश्चन जो था बेरूबरी यूनियनवाद था। बेरूबरी यूनियनवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, उच्चतम न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। आगे देखिए, कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है। 66 का सही जवाब बता। कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है तो इसका सही जवाब केवल लोकसभा में हो जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है तो इसका सही जवाब संविधान का अनुच्छेद 12 से 35 तक। ये मौलिक अधिकार जो है 12 से 35 तक है। पंचायती राज विषय है तो देखिए, सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची और संघ सूची। तो पंचायती राज जो विषय है वो किस सूची का विषय है? तो ये राज्य सूची का विषय है, क्योंकि राज्य के अंदर पंचायत होता है। तो पंचायती राज विषय है राज्य की सूची पर। आगे देखिए, वर्ष 2000 में बिहार में से बनाए गए झारखंड राज्य निर्माण के बाद बिहार विधानसभा की सदस्य संख्या है। 2000 में झारखंड को बना दिया गया और 2000 ईस्वी में ही नीतीश कुमार जो है मुख्यमंत्री बने, और उस समय जो 243 बिहार विधानसभा सदस्यों की सीट थी, 243। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्यों की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है?
तो आपका अनुच्छेद 40 है, यानी आर्टिकल 40 है। आगे देखिए, न्यायिक पुनर्विलोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय, तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय जो है वो अपने आप में एक कानून है, वो किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है। आगे देखिए, राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश के बाद बिहार विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या थी, तो 72 का देख लीजिए, ऑप्शन है 318 हो जाएगा। राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश के बाद बिहार विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या 318 थी। आगे देखिए, और देखिए अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इतना मेहनत करने के बाद भी अगर आप हमें सपोर्ट नहीं करते हैं तो ये बहुत दुख की बात है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट जरूर करें। 73 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, एक कल्याणकारी राज्य के निर्देशक आदर्श वर्णित है। कल्याणकारी राज्य की हम लोग बात करें तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में ये जो है आदर्श वर्णित है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है। लोकसभा के जो स्पीकर होते हैं उनका निर्वाचन कैसे किया जाता है, तो उनका जो निर्वाचन है लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा किया जाता है। आगे देखिए, सभापति तथा उपसभापति का पद रिक्त होने पर कौन राज्यसभा की अध्यक्षता करेगा। अभी आपको बताया है कि इसका जो अध्यक्षता करेगा राष्ट्रपति, जिस व्यक्ति को नियुक्त करेंगे वही राज्यसभा की अध्यक्षता करेगा। आगे देखिए, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। 76 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब बताएं। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है तो संसद के द्वारा महाभियोग लगाकर भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जा सकता है। आगे देखिए, भारत में किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना कोई व्यक्ति कब तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है। तो अगर कोई सदस्य जो है कोई भी मंत्री या विधायक नहीं है तो मंत्री पद पर 6 महीने तक रह सकता है, ऑप्शन भी बिल्कुल सही जवाब है, वह किसी भी सदन का सदस्य नहीं है। आगे देखिए, भारत का प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि भारत का जो प्रजातंत्र है वह किस तथ्य पर आधारित है, तो जनता को सरकार को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। यही प्रजातांत्रिक इसी तथ्य पर जो है आधारित है। भारत का जो प्रजातंत्र है इसी तथ्य पर आधारित है कि जनता ही वहाँ की मालिक है। आगे देखिए, राज्यों की विधान परिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या निर्धारित है, तो इसका सही जवाब 40 हो जाएगा। आगे देखिए, मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं 2 अन्य चुनाव आयुक्तों के मध्य मतभेद होने पर कौन मामले पर निर्णय लेता है। तो देखिए, जब 2 चुनाव आयुक्तों के बीच मतभेद हो जाए तो इसमें बहुमत से स्वयं चुनाव होगा, बहुमत जिनका ज़्यादा होगा उसका चुनाव होगा। आगे देखिए, 1961 में पहली बार दोनों सदनों में गतिरोध दूर करने के लिए संयुक्त अधिवेशन किस विधेयक के लिए बुलाया गया था। तो इस विधेयक का नाम था दहेज निरोधक विधेयक। दहेज निरोधक विधेयक इस विधेयक का नाम था। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा प्रस्ताव सिर्फ लोकसभा में ही अनुमोदित हो सकता है। तो लोकसभा में अनुमोदित कौन सा हो सकता है ये आप जान लीजिए। ये आपका निंदा प्रस्ताव जो है लोकसभा में हो सकता है, स्थगन प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव नहीं लोकसभा में किया जाता है। आगे देखिए, भारतीय संविधान को अपनाया गया। तो देखिए, 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया और किसके द्वारा अपनाया गया, तो संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया। पंचायती राज विषय है, अभी आपको बताया है कि राज्य सूची का जो है पंचायती राज विषय है, राज्य सूची। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्न में कौन राज्य की उत्पत्ति के बल का सिद्धांत का समर्थक है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, स्पिनोजा। आगे देखिए, राजनीतिक परिघटना के अध्ययन की दार्शनिक विधि है। 86 का सही जवाब बताएं अगर आप जानते हैं तो। ते प्रकृति से तुलनात्मक है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, भारतीय संविधान में कौन सा मूल अधिकार मानव के दुर्व्यापार को निषिद्ध करता है। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को उनका कार्यकाल समाप्त होने से पहले की अक्षमता अथवा सिद्ध कदाचार के आधार पर उनके कार्यालय से किसके द्वारा हटाया जा सकता है। देखिए, जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं उन्हें जो है संसद के दोनों सदनों के सिफारिश पर ही हटाया जा सकता है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे देखिए, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन किसके अध्यक्षता में संपन्न हुआ था। तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में ही संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन संपन्न हुआ था।
आगे देखिए, किस समिति ने पंचायती राज चुनाव में राजनीतिक दलों की सहभागिता की अनुशंसा की? तो ये आपका अशोक मेहता समिति हो जाएगा। आगे देखिए, भारतीय संविधान को केंद्रीकृत प्रवृत्तियों वाला संघ के रूप में किसने परिभाषित किया? ये आइवर जेनिंग सिंह ने। आगे देख, संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रारूप किस सम्मेलन में तैयार किया गया? जल्दी से बताएं। तो 92 का ऑप्शन भी सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन हो जाएगा। आगे देखिए, भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? क्वेश्चन पूछा जाता है। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बच्चा बच्चा जानता है कि ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। भारत के नियंत्रक व महालेखा जोखा परीक्षा की नियुक्ति कौन करता है? तो अभी आपको बताया है, राष्ट्रपति करता है। आगे देखिए, संघात्मक व्यवस्था का मुख्य लक्षण क्या होता है? तो प्रांतीय सरकारें सर्वोच्च होती है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। आगे देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पदच्युत किया जा सकता है। तो ये संसद के दोनों सदनों के द्वारा। अगर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उनके पद से हटाना हो तो संसद के दोनों सदनों के द्वारा जो है बिल पास करना पड़ेगा, तभी हटेंगे। बजट की अवधि कितनी होती है? बजट कितने साल पर पेश की जाती है? तो बजट की जो अवधि है ये वार्षिक होती है। हर साल जनवरी फरवरी में बजट पेश की जाती है। आगे देखिए, राजकोषीय नीति का संबंध है। तो राजकोषीय नीति का जो संबंध है सरकारी राजस्व और व्यय से। आगे देखिए, भारत में दल बदल संबंधी मामले पर अंतिम निर्णय लेने का अधिकार किसको है? तो ये सदन के अध्यक्ष को है। आगे देखिए, सभी अनुसूचित बैंकों को किसके साथ पंजीकृत होना होगा? आरबीआई के द्वारा। तो ऑप्शन डी 100 का बिल्कुल सही जवाब है। तो देखिए, पॉलिटी के जो 100 क्वेश्चन थे सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड थे, और ये नहीं कि क्वेश्चन बोरिंग वाला था। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, और पूछे जाएंगे तो आप लोग कंफ्यूज हो जाइएगा और गलत कर दीजिएगा। तो इस क्लास को देख के जाइएगा। एग्जाम से पहले जो भी 100 क्वेश्चन का सिलेक्टेड क्वेश्चन हम करा रहे हैं वो आप लोग देखकर जरूर जाइएगा, और एग्ज़ाम से पहले एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें, और आपसे रिक्वेस्ट है आप हमें सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।